नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि DIIs हो गए, FIIs हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो लगातार इस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। लेकिन रिटेल निवेशक का जो विश्वास है कंपनी पर, जो इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल्स है और इसका रीज़न क्या है कि क्यों रिटेल निवेशक यहाँ पर इंटरेस्ट कम लेते रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में पूरी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है GMM फॉलर। तो आप समझ ही चुके हैं कि क्यों रिटेल निवेशक यहाँ पर इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। इसका जो OFS का प्राइस आया था, स्टीप डिस्काउंट पे आया था। 7,000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इसका जो OFS का प्राइस आया 3,500 पे आया था। तो बहुत ही भारी डिस्काउंट पे हमें यहाँ पर OFS का प्राइस आता हुआ नजर आया था। और सब कुछ इतना जल्दी हो चुका था कि यहाँ पर हड़बड़ी हो चुकी थी और निकलने का मौका ही नहीं मिला था। और लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट हमें देखने को मिला। तो इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं यहाँ पर हमें फंसते हुए नजर आए थे। तो इसीलिए रिटेल निवेशक ऑफकोर्स हमें यहाँ पर इंटरेस्ट कम लेते हुए नजर आएंगे, विश्वास यहाँ पर उठता हुआ नजर आता है। लेकिन जो बड़े निवेशक है यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, अपने स्टेक को लगातार बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो GMM फॉलर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है। OFS आया, उसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से गिरकर 54.95% हो गई। प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। FIIs का निवेश आप देख सकते हैं 0.87 से बढ़कर सीधा 6.61% हो चुका है। तो बहुत ही बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिला है। टोटल DIIs के बारे में बात करें तो 8.21 से बढ़कर 19.11% हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी बात है। और इंडिविजुअली अगर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो 1.95% से बढ़कर उनकी होल्डिंग 6.02% हो चुकी है। और अदर DIIs के बारे में भी बात करें तो आप देख पाएंगे 6.13 से होल्डिंग बढ़कर हमें 11.53 होती हुई नजर आती है। तो जो बड़े निवेशक है यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। आप देख पाएंगे स्टेक यहाँ पर बड़ी मात्रा में बढ़ता हुआ नजर आता है, चाहे वो FII हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो या फिर अदर DIIs हो। लगातार यहाँ पर हमें बाइंग होती हुई नजर आ रही है, स्टेक में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्योंकि जो स्टेक प्रमोटर्स ने बेचा वो खरीदने के लिए ये लोग हमें तैयार दिखाई दे रहे थे। लेकिन रिटेल निवेशक की जो फिलहाल हालत दिखाई दे रही है वो हमें थोड़े से निराश दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से क्या, एक्चुअली बहुत ही निराश दिखाई दे रहे हैं कंपनी से। क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स ने जो डिसीजन लिया है, OFS का जो प्राइस लाया है, जो हिसाब से प्राइस लाया है, वहां पर हमें सिचुएशन अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके कारण काफी ज्यादा लॉस सहन करना पड़ा है रिटेल निवेशकों को। रिटेल निवेशकों ने ऊपर के प्राइस पर स्टॉक को दम कर खरीदा, भर भर कर खरीदा। लेकिन फिलहाल उसके बाद OFS आया और गिरावट देखने को मिली, तो निराशा तो होनी ही थी। लेकिन FIIs ने नीचे के प्राइस पर माल यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 5,500 करोड़ की है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 3,861 रुपीज़, जो कि हमें 2.5% की तेजी आज दिखा चुका है। अगर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 1% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक में दिखाई देते हैं। अगर 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इतनी भारी गिरावट के बावजूद यहाँ पर हमें डबल होते हुए नजर आते हैं पैसे। 106% के शानदार रिटर्न्स सिर्फ एक ही साल में स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो क्लियरली एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 430% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे PE रेशियो 77.44 है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी के लिए भी इतना सूटेबल नहीं होता। लेकिन ये तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। और ये भी ध्यान में रखिए, जब ये स्टॉक 3,500 के आसपास चल रहा है, मतलब अभी फिलहाल के हिसाब से, तभी इसका PE रेशियो 77 है। लेकिन जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 6,500 के ऊपर 7,000 तक पहुंच चुका था तो इसका जो वैल्यूएशन था बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका था। 120, 130, 140 तक के आसपास का PE रेशियो हमें चलता हुआ नजर आता था। तो ऑफकोर्स वो सस्टेनेबल नहीं था, तो थोड़ा सा करेक्शन तो आना ही था। और OFS आया तो और भी ज्यादा करेक्शन यहां पर हमें देखने को मिल गया। सेक्टर का PE रेशियो 36.47 है। लेकिन जिस सेक्टर में ये काम करता है
है, ग्लास लाइन इक्विपमेंट में ये काम करता है, वहां पर मार्केट लीडर स्टॉक है, मोनोपोली, ऑलमोस्ट मोनोपोली वाला बिजनेस हमें ये दिखाई देता है। पीबी रेशियो 16.06 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.7 है। डिविडेंड बहुत ही कम है 0.13%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.08% हमें दिखाई देता है। तो ग्रोथ पर फोकस करने वाली कंपनी हमें ये नजर आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे लगातार ऊपर जा रही है। 2017 में 358 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 596 करोड़ का हो चुका है। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो ये भी लगातार बढ़ रहे हैं। 31 करोड़ का प्रॉफिट 2017 में था, जो कि डबल से भी ज्यादा होकर 2020 में 71 करोड़ हमें होता हुआ नजर आता है। तो आप देख सकते हैं जीएमएम फॉलोअर ऑलमोस्ट 7000 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, जो कि कई बार स्टॉक में देखने को मिल ही जाता है। लेकिन उसके बाद ओएफएस का जब प्राइस आया, लगातार कुछ दिनों तक हमें लोअर सर्किट्स देखने को मिली, और जब पहली बार बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई तो आप देख पाएंगे जो हमें यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आती है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर शेयर्स को खरीदा गया है। तो जो बड़े निवेशक है यहाँ पर हमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आते हैं। और फिलहाल उसके बाद भी आप देख पाएंगे कई बार हमें बाइंग होती हुई नजर आई, अच्छी खासी बाइंग होती हुई नजर आती थी, और आज भी हमें 2.5 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला और अच्छी खासी बाइंग हमें होती हुई नजर आई, जिसके कारण शेयर में हमें तेजी भी देखने को मिली थी। तेजी आई थी, स्टॉक ऊपर गया, 4000 के ऊपर भी गया, लेकिन रेजिस्टेंस फेस करने के बाद, प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद वापस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, और इसका जो रेजिस्टेंस चलता हुआ नजर आ रहा है उसे यह तोड़ नहीं पाया, और वहीं पर हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। अब देख पाएंगे कई दिनों से एक ही रेंज में हमें यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। जब से ये ओएफएस वाला कांड हुआ उसके बाद हमें कंसोलिडेशन ही चलता हुआ नजर आता है, स्टॉक ऊपर जाता है लेकिन 4000 के ऊपर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हो पाता। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि 4000 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई हो, तुरंत ही गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन जो देखने वाली बात है कि जो ओएफएस का प्राइस था 3500 का, वो लेवल फिलहाल तो हमें डिसाइसिवली बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ टूटता हुआ नजर नहीं आया है। 3500 के नीचे क्लोजिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन वापस बाइंग एमर्ज हो चुकी है और वापस स्टॉक हमें ऊपर आता हुआ नजर आता है। तो 3500 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, और 4000 के आसपास का 3800 डिसाइसिवली अगर बात करें तो 3800 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर दो टाइप के करेक्शन होते हैं, एक होता है प्राइस करेक्शन कि गिरावट देखने को मिल जाए, स्टॉक का प्राइस हमें डायरेक्टली नीचे आता हुआ नजर आए, और दूसरा होता है टाइम बाउंड करेक्शन की एक समय तक स्टॉक सिर्फ एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आए, तो टाइम में हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तेजी भी नहीं आती, गिरावट भी नहीं आती, तो आपका जो पैसा है वो ग्रो करता हुआ नजर नहीं आता, तो इसे कहते हैं टाइम बाउंड करेक्शन। तो फिलहाल पिछले 2-3 महीनों से, अक्टूबर से शुरुआत हुई है इस चीज की और यहां पर 3 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, तो 3 महीनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइम बाउंड करेक्शन यहां पर हमें चलता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टॉक ओवरऑल अच्छा है। इसका जो ओएफएस का जो कांड होता हुआ नजर आया था उसका भी जो रीजन था अपनी पेरेंट कंपनी में स्टेक खरीदना है, तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा रीजन दिखाई देता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में कंपनी हमें ग्रो करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उसके लिए जो ये ओएफएस का जो कांड हुआ था वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही हड़बड़ी में ओएफएस का प्राइस डिसाइड किया और तुरंत ही ओएफएस यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। ये थोड़ा मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा हमें बुरी सिचुएशन यहां पर दिखाई दे रही थी, इन्वेस्टर्स को ये एक टाइप का धोखा ही देता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो स्टॉक में सिचुएशन दिखाई दे रही है, आप बाइंग करना चाहते हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं। काफी निवेशक यहां पर निराश हो चुके हैं और प्रमोटर्स पर विश्वास नहीं रख रहे। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही अकेला स्टॉक है, और भी कई स्टॉक मार्केट में पड़े हुए हैं, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रमोटर्स को कोई यहाँ पर ज्यादा उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो आप करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको कंपनी पर विश्वास है, कंपनी के बिजनेस मॉडल पर विश्वास है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। निवेश करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी करने के बारे में सोच सकते हैं। ये रेजिस्टेंस के बारे में हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का अगर पर्सपेक्टिव है तो फिलहाल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर 3800 का जो लेवल है डिसाइसिवली अगर आपको टूटता हुआ नजर आए, 4000 के ऊपर अच्छे से ब्रेकआउट देखने को मिले, तो अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे बुरा नहीं है, लेकिन 4000 के ऊपर एक बार टेक्निकली ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद बाइंग करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। बाइंग करें तो उस हिसाब से करेगा कि स्मॉल कैप कंपनी है, इसका वैल्यूएशन भी महंगा है, उसी हिसाब के आपको बाइंग करना चाहिए। लार्ज कैप में जितना पैसा हम डालते हैं उस हिसाब से इसमें पैसे डालना मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट डिसीजन हमेशा आपका रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।